अगर किसी ने आपसे बात समझना कोई रेफरेंस देकर पूछा उसके साउथ ईस्ट नॉर्थ में बताना होगा आपको, और नहीं दिया तो आपको पूरा एक मिड पॉइंट मानकर कोई कंसीडर करते हैं ना, कोई रेफरेंस लेके आपसे पूछे कि आपके जैसे पूछा हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आपके कोलकाता किधर कौन से एरिया में, ईस्टर्न एरिया में। लेकिन अगर हम पूछ लें कोई बिहार के कौन से एरिया में, बिहार के कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना होगा। या मणिपुर से कोलकाता पूछे, ध्यान समझना, मणिपुर में कोई खड़ा है और कोलकाता उसके लिए कौन से एरिया में पड़ेगा, ईस्ट पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा, साउथ पड़ेगा, नॉर्थ पड़ेगा, ये अब देखना पड़ेगा, हमको नहीं आता मैप, लेकिन मैंने ये कह रहा आपको समझ वाली बात। या दूसरा क्वेश्चन पूछे, सिंपल लैंग्वेज समझाते इसको। और हम पूछे कि वो लड़की पीछे बैठी हुई है या आगे बैठी हुई है, पीछे, पीछे की ओर बैठी हुई है, ठीक है ना। लेकिन हम पूछे उस लड़की के कंपेयर में वो लड़की आगे बैठी है या पीछे बैठी हुई है, किसी का रेफरेंस लेकर अगर हम पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं उस लड़की के रेफरेंस में ये लड़की कहाँ है, तो आगे है। लेकिन अगर कोई रेफरेंस ना दे, आपको पूछे क्लासरूम में आप पीछे बैठे हैं या आगे बैठे हैं, तो आप पीछे बैठे हुए। ओवरऑल एक मिड पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे। तो वैसे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर होता है इस वाले स्टैंड को। लेकिन अगर किसी का रेफरेंस देकर पूछे तो उस लड़की के कंपेयर में ये लड़की किधर बैठी हुई है, तब आंसर हो जाएगा आगे बैठी हुई है। समझ में आ रही बात, ये ध्यान करना चाह रहे थे। तो कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, नाम इसका उल्टा चल रहा है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। जिससे आरएनए बनेगा जिस स्टैंड से, उसे नॉन कोडिंग कहेंगे, जिससे नहीं बनेगा उसे कोडिंग कहेंगे। और हम बात किसकी मानते हैं, रेफरेंस में किसको लेते हैं, कोडिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। या आपका बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चलता है, एक साथ, एक ही समय पर, एक ही प्लेस पर। वो प्लेस कौन सा था, साइटोप्लाज्म, और सेम टाइम पे चलता है। जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, सेम टाइम पे ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा आधे स्टैंड में। ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के पहले ही पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, एमआरएनए से या प्रोटीन बनने लगेगा। और ट्रांसलेशन एक साथ चलता है, इसलिए बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन बोला गया, कपल्ड वर्ड यूज किया गया। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में मिलेगा, कपल्ड वर्ड यूज किया गया है, कल बताए थे पढ़कर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक समय पर, एक ही जगह पर, ठीक है, सेम कंपार्टमेंट में चल रहे हैं। सेम कंपार्टमेंट मतलब साइटोप्लाज्म में। इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इतना ही था। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट केस में स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया के केस में ध्यान समझना, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखना। यहाँ पर नया चीज, नई क्लास आज की। पहली बात, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने थे, सिर्फ एक था जो सब काम कर लेता, मल्टीपर्पज था बैक्टीरिया में। जितना पढ़े थे बैक्टीरिया कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, अब यूकैरियोट कंटेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज था, लेकिन आपके यूकैरियोट्स में आपके 3 तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स काम करेंगे। यहाँ पर एक ही एंजाइम मल्टीपर्पज एंजाइम था, सब कुछ ये पहले कर लेता था। बैक्टीरिया छोटा सिस्टम ना, सिंपल प्रोसेस होती थी सब कुछ। हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सब प्रोसेस थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यूकैरियोट के शरीर में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के शरीर में, ठीक है, इसका नाम क्या था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होंगे, उनका नाम होगा क्या क्या, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 नाम है, 1 2 3। जरा हार्ड ना हो इसके लिए मैं सिंपल सा नाम लिया, नाम बदल कर नहीं लिया, रामू श्यामू नहीं रखा अलग अलग। इसका नाम सिंपल सा 1 2 3। तो यूकैरियोट में 3 तरह के आपके पॉलीमरेज एंजाइम होंगे, जबकि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक तरह का था, वही सारा काम कर रहा था प्रोकैरियोट्स में। दूसरी लाइन, आपके आरएनए, आपके कितने तरह के आरएनए जनरली पढ़ना है आपको, 3 तरह के आरएनए पढ़ते हैं जनरली, वैसे होने को बहुत तरह के आरएनए है, आगे पढ़ेंगे। मेनली है एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए, ठीक है। आपका बात करें, यहाँ पर तीनों तरह के आरएनए का सिंथेसिस कौन करता था, ये अकेला सब कुछ करता था, मल्टीपर्पज काम करता था। इसी से आरएनए बन जाता था, एमआरएनए भी इसी से बनता था, और टीआरएनए बनता, जो बनाना वो बना लिया। समझ वाली बात, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए जो बनाना है ये बनाता था बेचारा अकेले,
सारा काम जिम्मेदारी अकेले भी सारा संभाल के करता, छोटा छोटा जगह था यही सब काम करता था ना। कोई छोटी सी जगह पे देखते हो ना, एक ही आदमी सब कुछ काम संभाल लेता है, तो वही वाला हाल था। लेकिन हमारे यूपीआई का सिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग इंसान को रखा है हमने। कोई छोटी जगह होती है वहाँ पे एक ही इंसान सब कुछ काम कर लेता है ना, वही टेलीकॉलर की तरह काम कर लेगा, तो वही अकाउंटेंट बन जाएगा, तो वही कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाएगा, है ना। लेकिन बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर अलग होंगे अलग अलग। कोई सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग होंगे। यूपीआई का सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वहां पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जगह होते हैं। इनका काम बटा हुआ है क्लियर कट, तुम मेरा काम नहीं करोगे, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, कोई किसी का काम नहीं करेगा, अपना अपना। तो इसका ट्रिक है RMT। RMT कैसे याद करना है वो अपने साथ सोच लीजिए, ट्रिक है इसको याद करने का। RMT, आप PMT की कोचिंग करते थे ना पहले, पुराना नाम था, नीट का पुराना नाम PMT। तो RMT शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको ये RMT ट्रिक याद हो गया तो 1 2 3 याद था ही, RMT याद होगा तो काम भी याद हो गए। जल्दी सोच कर बताना, RNA पॉलीमरेज एंजाइम 1 जो है 1 वाला, वो कौन सा RNA बनाएगा? RNA को बनाता होगा, ये वाला mRNA और ये वाला tRNA। तो 3 तरह के RNA हैं, rRNA, mRNA और tRNA, और अलग अलग तरह के एंजाइम्स अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनाएंगे। अलग अलग तरह का RNA का सिंथेसिस अलग अलग तरह को भी अपना भी बताएंगे। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, कितना तो क्लियर हो गया आपको? कितनी सी बात तो क्लियर हो गई? मेजर वाला पोर्शन तो हमने कर लिया, माइनर में और चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है, ध्यान से देखना, अगर आपके दिमाग में इतनी बात बैठ गई तो अगला स्टेप हम घुसाते हैं अंदर, ध्यान से समझना। RNA पॉलीमरेज 1 rRNA बनाता है, इतनी बात समझ में आ गई? अब rRNA कितने तरह के होते हैं? तो बहुत सारे तरह के होते हैं, आपको कुछ तरह के पढ़ने हैं, यूकैरियोट के खास तौर से पढ़ने, प्रोकैरियोट के नहीं पढ़ने हैं। यूकैरियोट में कौन कौन सा RNA होता है? तो पहला RNA का नाम है 28 rRNA, पहला है। यहाँ पर ध्यान से देखना, इस वर्ड को देखते रहो, बस एक बार याद करना, कोई एक याद हो जाएगा तो सारे याद रहेंगे। 28, इसको 2 को 1 कर दो, कितना हो गया? 18 rRNA, आसान है। और इसको और कम कर देते हैं, इसको 5.8, ये 8 तीनों में कॉमन था, 5.8 rRNA। ये 3 तरह के RNA, जैसे याद करते हो आपकी इच्छा है, लेकिन ये याद करना इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है RNA के टाइप। तो RNA पॉलीमरेज 1 कितने तरह के RNA बनाता है? 3 तरह के। नाम 28 RNA, 18 RNA, 5.8 RNA यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में अलग बनाता है, प्रोकैरियोट में अलग अलग तरह के RNA होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के RNA आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। प्रोकैरियोट के RNA आपको नहीं पढ़ना है, आपकी जानकारी अगर चाहिए तो हम दे देते हैं। 23, 16 और ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा शायद, 5। ये प्रोकैरियोट के हो गए। 23 rRNA, 16 RNA और 5 RNA प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, कहीं एनसीईआरटी नहीं दिया तो आप मत पढ़िए। हाँ, S सडरबर्ग यूनिट है आपका। S यूनिट कैसे इंडिकेट करते हैं? राइबोसोम में आपको पढ़ा चुके होंगे, पहले सेल चैप्टर में पढ़ लिए होंगे आप। S क्या है? सडरबर्ग यूनिट है आपका। कैसे इंडिकेट करते हैं? उसकी डेंसिटी पर बेस होता है, लेंथ और डेंसिटी का प्रोपोर्शनल रेशियो निकाला गया है। उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है, प्रोपोर्शनल आपकी लेंथ दिखाता है। अब जब सेंट्रीफ्यूज करते किसी चीज को, अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो नीचे बैठेगा या ऊपर रहेगा, भारी होगा तो नीचे जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर आएगा। तो रिलेटिवली लेंथ बताता है इसको। लेंथ और डेंसिटी का एक प्रोपोर्शनल वीडियो, वो प्रोपोर्शनल वो है, इक्वेशन है, सडरबर्ग के नाम चलते हैं। आपको ये चैप्टर में जब पढ़ाएंगे सेल क्लास 11 का राइबोसोम, तो वहां पर डिटेल में आ जाता है। तो देख सकते हैं 28 rRNA, 18 sRNA, 5.8 sRNA, ये 3 तरह के rRNA आपके बनेंगे। चलेगा इतनी सी बात? कौन बनाएगा ये तीनों तरह के RNA? पॉलीमरेज 1। तुम हंस क्यों रहे हो? इसको RNA पॉलीमरेज 1 बनाएगा। RNA पॉलीमरेज 1 का काम है ये 3 तरह के rRNA बनाना। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात?
अब आरएनए पॉलीमरेज 2 का बात करते हैं। इसका काम है एमआरएनए बनाना, मेन काम है एमआरएनए बनाना। प्रोकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। यहाँ अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया की डायरेक्ट एमआरएनए बनता था, लेकिन जब यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पर एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बनता है। रिपीट कर रहे हैं, पहले क्या बनेगा और एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। यहाँ पर देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ 28SR आरएनए। दूसरा काम 18SR आरएनए सिंथेसिस करना, और तीसरा काम 5.8SR आरएनए बनाना। ये 3 काम थे आरएनए पॉलीमरेज 1 के। आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम, आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम है, पहला काम है एचएनआरएनए बनाना, एचएनआरएनए बनाना पहला काम, और बाद में एमआरएनए बनाना। प्रोकैरियोट में एचएनआरएनए नहीं बनता, प्रोकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट में पहले एचएनआरएनए बनेंगे और फिर एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, मैसेंजर आरएनए। इसमें वो मैसेज होगा जिससे प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए यूज होगा। वो मैसेज होगा उसके अंदर कि जिससे बनाना है। तो आपको याद रखना, आरएनए बहुत तरह के हैं, सबका अपना अपना काम है, सभी को प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसका ट्रांसक्राइब होगा? एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जाएगी अगले प्रोटीन बनने में। एमआरएनए वो सीक्वेंस है जिसका कॉपी तैयार होने वाला है आगे जाकर, जिसके प्रोटीन बनने वाला है, जिससे प्रोटीन बनता है वो एमआरएनए है। और एमआरएनए का प्रीवियस वर्जन रॉ मटेरियल है, ये आपका प्यूरिफाइड फॉर्म है। ऐसे समझना, पढ़ाएंगे इस दोनों को डिफरेंस डिटेल में पढ़ाने वाले अभी। तो आपके एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनेगा, रॉ मटेरियल और प्यूरिफाइड फॉर्म, ऐसे समझ लो। ये मेन काम मेन एमआरएनए है, और उसका प्रीवियस वर्जन जो है पुराना वाला, वो ये वर्जन पहले बनेगा एचएनआरएनए। अगर यही प्रोसेस अगर हम बात करें यूकैरियोट में चल रही होगी, या कितने तक एंजाइम्स काम करेंगे? कौन कौन से? 1 2 3। अगर 1 काम करेगा तो क्या बन रहा होगा? कौन सा आरएनए? अगर 2 रहेगा तो एमआरएनए नहीं, 2 बनाएगा एचएनआरएनए। 2 से क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा, और एचएनआरएनए से भविष्य में जाकर एमआरएनए बनेगा। तुरंत नहीं बनेगा, मतलब ये तुरंत ये नहीं बनाएगा, पहले ये सिर्फ एचएनआरएनए बनाएगा। तो याद रखना, 2 से एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। कैसे बनता है वो अभी बताने वाले हैं। अगर 3 आएगा तो 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए। इससे बन जाएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो 3 तरह के आरएनए बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। प्रोकैरियोट में भी तीनों बनते थे, प्रोकैरियोट में लेकिन तीनों बनाने का काम सिर्फ एक ही एंजाइम कर देता था, ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आरएनए बनाएगा, 2 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एचएनआरएनए और एमआरएनए बनाएगा, और 3 आएगा तो वो टीआरएनए बनाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सा आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है वहां पर आकर। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत थी, और स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर की जरूरत थी, RH रो। लेकिन ऐसा यहाँ पर यूकैरियोट में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यूकैरियोट का सिस्टम बड़ा एडवांस है, उसको ना तो रो फैक्टर की जरूरत है ना उसको, हाँ प्रोकैरियोट में दोनों चाहिए थे। अभी तक आपको पढ़ाए थे, जितना कल की क्लास में पढ़ाए वो सारा प्रोकैरियोट था। आज जो पढ़ा रहे हैं अभी वो यूकैरियोट के लिए पढ़ा रहे हैं। यूकैरियोट में रो फैक्टर की और सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं महसूस होती है, डायरेक्ट जाकर ये जुड़ जाता है। यूकैरियोट का सिस्टम बड़ा ही एडवांस है, उसको इस सब की जरूरत नहीं है। उसको इनिशिएशन फैक्टर के तौर पे जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की जरूरत नहीं है। आप हायर स्टडी में जाओगे तो कुछ फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लेकिन आपके बुक में कहीं पर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है उन फैक्टर के बारे में, वर्ड तक नहीं लिखा है, लिख दिया डायरेक्ट जुड़ जाता है आकर। तो आप भी डायरेक्ट ही याद रखो। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर रो फैक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यूकैरियोट में सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की ये प्रोसेस हो जाती है अपने आप। डिफरेंसेस समझ में आ रहा? पहला डिफरेंस था कि प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस था कि प्रोकैरियोट्स में दोनों प्रोसेस साथ में होंगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो रही होंगी।
जबकि यूकैरियोट में ये प्रोसेस अलग अलग टाइप की होगी। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, कहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन? और जब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद आरएनए निकलकर कहाँ चला जाएगा? और साइटोप्लाज्म जाएगा, तब वहां पर जाकर उसका ट्रांसलेशन होगा। तीसरा डिफरेंस कि आपके इसमें इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर जरूरत थी प्रोकैरियोट को, यूकैरियोट को नहीं। तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस, यहाँ सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता था जो सारे तरह के आरएनए बना देता था। All type of RNA is synthesized from the only one type of RNA polymerase enzyme. लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। वहां पर कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज होंगे? 3। कौन कौन से? 1 2 3। 1 बनाएगा आरएनए को, 2 बनाएगा एचएनआरएनए को, और एचएनआरएनए से भविष्य में एमआरएनए, और 3 से बनेगा टीआरएनए। समझ में आ गई बात? लास्ट लाइन, इसमें जो होता था जैसे एमआरएनए बनता था, एमआरएनए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना, आरआरएनए और टीआरएनए हेल्पर है। आगे जाकर जो आपका बनेगा प्रोटीन बनेगा वो किससे बनता है? एमआरएनए से बनता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए कौन सा है? एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाला है। इसलिए एमआरएनए यहाँ पर जैसा बना प्रोकैरियोट में वैसा का वैसा ही यूज होता था, आपका प्रोटीन बनाने में चला जाता था। सेम टू सेम, विदाउट मेकअप, जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही सामने आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा उस एमआरएनए की पहले मेकअप किया जाएगा फुल्ली, और फिर उसको प्रोटीन बनाने के लिए सामने लाया जाएगा। प्रोटीन बनाने से पहले उसको क्या किया जाएगा? पूरा मेकअप करने वाले हैं, है ना? और मेकअप करने वाले हैं, मेकअप के पहले वाले को क्या कहेंगे? एचएनआरएनए। मेकअप के बाद वाले को एमआरएनए। समझ में आ रही बात? मेकअप वर्ड समझाने के लिए था। है एक ही चीज, बिफोर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग, चीज एक ही है। प्रोसेसिंग के पहले उसको एचएनआरएनए कहते थे, प्रोसेसिंग के बाद उसको एमआरएनए कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ट्रांसलेशन किसका होगा? एचएनआरएनए का या एमआरएनए का? एमआरएनए का। बनेगा क्या? एचएनआरएनए और एमआरएनए डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कितनी बात सबको समझ में? मिटा दें ये सब? बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक समझ गए हैं, कोई विदाउट कंफ्यूजन तो एचएनआरएनए की बात करें हम, आरएनए जो होगा एचएनआरएनए, मान लो एचएनआरएनए है आपका, तो एचएनआरएनए में दो चीजें होंगी। थोड़ा सा यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी जिसका ट्रांसलेशन होगा, आगे जाकर प्रोटीन बनेगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक के पार्ट से आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, पूरा आरएनए है, यहाँ से तक नहीं होनी, फिर यहाँ से होनी है, नहीं होनी है, होनी है, नहीं होनी है, ऐसे करके आपके डिफरेंट समझ लो। इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा। पूरे आरएनए से बनेगा क्या? समझ वाली बात? तो आपके इस सीक्वेंस में ऐसे अरेंज होते हैं, जिस पार्ट से प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस पार्ट को एक्सॉन के नाम से जानते हैं। एक्सॉन, EXON, एक्सॉन इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है जिनसे प्रोटीन बनता है। आरएनए का वो पार्ट जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी भविष्य में, उसे एक्सॉन कहेंगे। जहां से नहीं होगी उसे इंट्रॉन कहेंगे, जिससे होगी एक्सॉन कहेंगे, नहीं होगी इंट्रॉन कहेंगे। एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ऐसे बार-बार है। द पार्ट विच कैन बी ट्रांसलेशन, जिसका होगा भविष्य में जाकर फर्दर और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसको एक्सॉन के नाम से जानेंगे। जिस पार्ट से सिंथेसिस नहीं होगी उसे इंट्रॉन। तो फालतू भी चीजें हैं कि नहीं है एमआरएनए में? सारी इंपॉर्टेंट है या कुछ फालतू भी है? यूजफुल भी है, फालतू भी है। यूजफुल, फालतू ऐसे करके मिक्सचर है। ऐसा डीएनए जिसमें दोनों हो, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हो, ऐसे आरएनए को एचएनआरएनए के नाम से जानते हैं। कौन सा आरएनए है ये? एचएनआरएनए है। फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी बुक पर लिखा हुआ है साफ साफ। हेटेरोजेनस मतलब दो तरह की चीजें हैं। दो तरह की चीजें कौन कौन सी है? एक्सॉन और इंट्रॉन। अगर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों दिखाई देते हैं उसमें, समझ जाना कि वो आपका हेटेरोजेनस आरएनए है। समझ वाली बात? एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए में दोनों चीजें होंगी, आपके एक्सॉन भी होंगे और इंट्रॉन भी होंगे। कोई दिक्कत इतना में? एक्सॉन वो पार्ट होगा जिससे भविष्य में जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इंट्रॉन वो पार्ट होगा जिससे सिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा? फुल फॉर्म है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए।
अब आपको अगर इसकी प्रोसेसिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, जो फालतू चीजें उसको हटा दे और सिर्फ काम की चीजों को रखे। समझ में आ रही बात? कचरा क्यों लेकर पीठ में घूमे, इतना लंबा क्यों लेकर चले? डीएनए इतना बड़ा है, जो काम की चीजें उसको ले ले और जो फालतू चीज उसको फेंक दे। ऐसे डीएनए को कर ले, डिवाइड कर दे दो पार्ट में, एक्सॉन को रख ले, इंट्रॉन काट कर फेंक दे। अगर ये प्रोसेस करते हैं तो इस तरह के डीएनए के बाद जो बनेगा डीएनए, उस डीएनए को एमआरएनए कहेंगे। एमआरएनए एचएनआरएनए डिफरेंस क्या है? एचएनआरएनए सब दोनों होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन। लेकिन एमआरएनए में क्या होगा, सिर्फ ये यूजफुल पार्ट को काट कर रख लेंगे और ये यूजफुल पार्ट भी सिर्फ होगा ओनली एक्सॉन होगा। समझ में आ रही बात? एमआरएनए में ओनली एक्सॉन्स होते हैं, जबकि आपके एचएनआरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। हार्ड हो गया क्या? समझ गए इतनी सी बात? अब देखना, आपको काटना है। काटने की प्रोसेस को इंग्लिश में कहता है स्प्लाइसिंग। किसी ने एक बार पूछा था हमसे क्लास में, आपको स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं? इसी वर्ड को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब काटना। क्या चीज काटना? इंट्रॉन को काट कर रिमूव कर देना। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग के नाम से जानेंगे। डीएनए की स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, आरएनए की स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज आरएनए कंटेस्ट में हुआ है, सेम चीज डीएनए कंटेस्ट में होगा ना? ये डीएनए होगा, डीएनए में भी इंट्रॉन एक्सॉन होंगे ना। कोडिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक कोडिंग है, फिर नॉन कोडिंग है, फिर कोडिंग है, फिर नॉन कोडिंग है, ऐसे जीन होंगे, कोडिंग नॉन कोडिंग। तो डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? ये एक्सॉन हो गया, ये इंट्रॉन हो गया। डीएनए में भी होता है, आरएनए में होता है, याद रखना। ऐसा मत कहना कि डीएनए में नहीं होगा। तो वो एक्सॉन से ही बनेगा, इंट्रॉन से इंट्रॉन बनेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, इंट्रॉन का ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। सारे एक्सॉन जुड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये इतना सिंपल, जितना सिंपल हमने दिखा दिया कि आपका देखो, ये आपका आरएनए था जिसमें आपके इंट्रॉन एक्सॉन दोनों थे, और ये आरएनए बन गया जिसमें सिर्फ एक्सॉन है। जितना सिंपल इस प्रोसेस को बना दिया, मेकअप कर दिया, उतना आसान नहीं था ये काम। आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसको डिटेल में बताया है, डिटेल में हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। अल्टीमेटली करने क्या वाले हैं? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन से सिर्फ एक्सॉन को रख लेने वाले हैं, इंट्रॉन को फेंक देने वाले हैं। और ये स्टेप करने के लिए, इतना करने के लिए हमको कई सारी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना होगा कि आपका इसको नुकसान ना हो। आगे पीछे का हिस्सा जब हम काम कर रहे हो, आगे और पीछे का हिस्सा नुकसान ना हो जाए उसको। तो सबसे पहले सिर पे हेलमेट पहनना पड़ेगा और पैर में एक पूंछ पहननी पड़ेगी, टेल। तो इसके पैर में पूंछ लगा देंगे पीछे की ओर, और आगे की ओर हेड लगा देंगे, टेल। आपको कैप लगा देंगे, कैप बोल देंगे इसको। तो सबसे पहला स्टेप देखो, यहाँ से यहाँ तक करना है। तो पहले इसके कॉर्नर को सेव करेंगे। पहले कॉर्नर को सेव करने के लिए पहला स्टेप होगा कैपिंग करना। कैपिंग मतलब कैप पहना देना इसको। कौन सी जगह पे कैप पहनता है?